आप लोग जानते हैं एसएससी जेई 2022 के अंदर करीब 6,41,952 बच्चों ने फॉर्म भरा था और उसमें से सिर्फ और सिर्फ 20,138 बच्चे ही प्री को क्वालिफाई कर पाए थे। और वैकेंसी कितनी थी? लगभग 5,670 के आसपास आप लोगों की वैकेंसी थी। इतना कम? मतलब आप बात देखिए, 6,41,952 बच्चों में से करीब 20,138 बच्चे पास कर पाए, यानी 3.13% बच्चे ही प्री को क्वालिफाई कर पाए। और ओवरऑल फाइनल अगर मैं मेरिट लिस्ट की बात करूं, वैकेंसी अलॉट जिसको होने वाली है वो सिर्फ 0.88%, अप्रोक्सीमेटली 0.9%। एसएससी जेई का इतना कम रिजल्ट है, हर साल कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो कौन सी ऐसी कमियां हैं जिनके कारण बहुत सारे बच्चे उस सीट को ग्रैब करने से रह जाते हैं? मैंने अपने एक्सपीरियंस में बहुत बच्चों को देखा, बहुत बच्चों को पढ़ाया, बहुत बच्चों को जाना, उनकी कमियों को देखा और जाना कि एक्चुअल में ये कॉमन कमियां हैं जिनकी वजह से बच्चा उस मंजिल तक पहुंचकर भी वापस आ जाता है। वो ऐसी कौन कौन सी कमियां हैं जिन पर आप लोगों को फोकस बहुत अच्छे से देना पड़ेगा ताकि आप लोगों का रिजल्ट अच्छे से आ सके, आप लोग जिस मंजिल की तरफ जाना चाहते हैं उसके दरवाजे तक पहुंचकर वापस ना आए, बस मंजिल तक पहुंच जाएं। तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं निखिल गोयल आप सभी का श्रेष्ठ क्लासेस में तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी और आपकी तैयारी में जो प्रैक्टिस की जरूरत है वो भी जोरों शोरों से चल रही होगी। मैं हमेशा कहता हूं कि बिना प्रैक्टिस के अगर आप थ्योरी पढ़ते हैं तो वो एक अधूरा कार्य है और सिद्धि आपको कभी भी अधूरा कार्य नहीं दिला सकता, आपको पूर्ण कार्य करना पड़ेगा, यानी आपको प्रैक्टिस जम के करनी पड़ेगी। तो नहीं कर रहे तो करते रहिएगा, बहुत जरूरी है। तो चलिए वीडियो पे मेन कंटेंट पर आता हूं कि आप लोगों को इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि कौन सी ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन सी ऐसी कमियां हैं जिन पे आप लोगों को खास ध्यान देना है ताकि आप लोगों की पढ़ाई में इजाफा हो सके, इंप्रूवमेंट आ सके, परफॉर्मेंस में एफिशिएंसी इंक्रीज हो सके, कहीं ना कहीं सिलेक्शन आसानी के साथ हो सके। देखिए, सबसे पहला कारण जो मुझे लगता है वो होता है मल्टीपल रिसोर्सेस। बच्चा एक जगह से पढ़ता है, उसी कंटेंट को बच्चा दूसरी जगह से भी पढ़ लेता है। अब वो दूसरी फैकल्टी हो सकती है, दूसरे नोट्स हो सकते हैं, दूसरी बुक्स हो सकती है। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि अपने कंटेंट पे फोकस करो, अपने कंटेंट पे कॉन्फिडेंस रखो। कोई भी टीचर बहुत एक्स्ट्रा कंटेंट नहीं देता, 2 से 3% का फर्क होता है उनके कंटेंट में। तो 2 से 3% कंटेंट आप प्रैक्टिस करके भी कहीं ना कहीं खुद से गेन कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन करते हैं, अगर आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, ऑब्वियसली कहीं से तो सर्च करोगे ना, कहीं से तो पढ़ोगे, तो वो खुद की प्रैक्टिस में आप गेन कर सकते हो। अगर आप एक टॉपिक को 2-3 जगह से कवर अप करते हो तो सबका कंसेप्ट अलग होता है, सबका समझाने का तरीका अलग होता है, आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हो। उस कंफ्यूजन से आप लोगों का की कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता, कॉन्फिडेंस बूस्टअप नहीं हो पाता, वो ग्रैब नहीं बन पाता क्वेश्चंस के ऊपर, तो आप लोगों का कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लॉस होता है। इसलिए पहला फैक्टर, मल्टीपल सोर्सेस की तरफ मत भागिए, एक चीज को एक ही जगह से कवर अप करिए और अपना कॉन्फिडेंस बूस्टअप करिए। दूसरी बात, टेस्ट सीरीज। देखिए क्या होता है, बहुत बच्चे तैयारी करते हैं, जम के थ्योरी पढ़ते हैं, जम के प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन इम्तिहान से पहले ट्रेनिंग में अगर जरा सी भी चूक रह जाए तो चांसेस रहते हैं कि मैदान जंग में अक्सर हार साबित हो ही जाती है। तो यहाँ टेस्ट सीरीज को लेकर मैं बड़ा सीरियस रहता हूं और मैं हमेशा कहता हूं कृपया करके एक कोचिंग के भरोसे मत बैठिएगा, एक टीचर के भरोसे मत बैठिएगा, एक बुक के भरोसे मत बैठिएगा। जब आप लोगों की प्रैक्टिस की बात आती है तो जगह जगह से प्रैक्टिस करिए, घाट घाट का पानी पीजिए, क्योंकि घाट घाट का ट्रेवल करने से एक्सपीरियंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस आएगा, नूर बढ़ेगा चेहरे का। हाँ, करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। आपको प्रैक्टिस करने की जब बात आती है, टेस्ट सीरीज की जब बात आती है, तो मैं हमेशा कहता हूं 2-3 कोचिंग की कम से कम टेस्ट सीरीज में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि 2-3 कोचिंग के टेस्ट सीरीज करने से आपको वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन मिलेगा, लेवल्स ऑफ क्वेश्चन मिलेगा, कॉन्फिडेंस अच्छा आएगा, नॉलेज अच्छा आएगा, और जो फियर फैक्टर होता है ना, एग्जाम को देखकर जो डर लगता है, कम हो जाएगा, कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जाएगी। इसीलिए टेस्ट सीरीज में कमी मत करिएगा, एक किताब कम खरीद लेना, नोट्स किसी के कॉपी कर लेना, मार्केट से फ्रेश मत खरीदना, लेकिन टेस्ट सीरीज कृपया करके नहीं ले लेना, और एक कोचिंग की नहीं 2-3 कोचिंग की जरूर लेना, तो किसी भी तरीके से आपकी कमी ना रह जाए टेस्ट सीरीज के अंदर, क्योंकि सारी जिंदगी की मेहनत
आप अपने भविष्य को सुधारने के लिए लगाते हैं और ये वो दरवाजा है जो आपके भविष्य को संवारने वाला है। तो कृपया करके यहां कंजूसी नहीं करना। टेस्ट सीरीज मस्ट है, सबको करनी चाहिए और एक नहीं काफी करनी चाहिए, जितनी ज्यादा हो सके। तीसरा फैक्टर जो मुझे लगता है वो होता है आपका रिवीजन। देखिए मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं, आप लोग थ्योरी भी पढ़ते हैं ना, तो वो थ्योरी सिर्फ इसीलिए पढ़ते हैं कि आप लोगों के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। अगर आप लोगों को पहले से कोई नॉलेज है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और बिना थ्योरी पढ़े आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं एक पर्टिकुलर कंसेप्ट से रिलेटेड, तो भूलकर भी थ्योरी मत पढ़िएगा, क्योंकि थ्योरी पढ़ने का कोई चांस बन नहीं रहा। अगर आप थ्योरी पढ़ते भी हैं तो कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट होगा। तो थ्योरी पढ़नी ही क्यों है जब क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं? सिंपल सी बात है। तो आप थ्योरी कभी भी पढ़ेंगे इस नजरिए के साथ पढ़ेंगे, इस एम के साथ पढ़ेंगे कि आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो जब हम रिवीजन की बात करते हैं तो रिवीजन शुड बी इफेक्टिव, और उसी रिवीजन से रिलेट होती है आपकी प्रैक्टिस। मैं जब भी रिवीजन की बात करता हूं मैं एक ही चीज जानता हूं कि रिवीजन हमेशा प्रैक्टिस से होती है। नोट्स खोल के फॉर्मूले पढ़ने से खाली रिवीजन नहीं होता। जब भी रिवीजन करनी हो, वैसे तो रेगुलर इंटरवल के साथ रिवीजन करनी चाहिए। बहुत जल्दी आप लोगों के लिए एक वीडियो भी लाने वाला हूं कि इफेक्टिव स्ट्रेटजी पढ़ाई के लिए क्या होनी चाहिए, उसमें रिवीजन पे फोकस करूंगा। वैसे मैंने एक वीडियो अभी बनाई भी थी कि लास्ट 3 मंथ की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आप लोगों की एसएससी जेई को लेकर, उसमें मैंने रिवीजन पे बहुत ज्यादा फोकस किया था। तो आप उस वीडियो को देखना, आप लोगों को एंड ऑफ द स्क्रीन में वो वीडियो दे भी दूंगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा, देखना काफी हेल्पफुल रहेगा। तो रिवीजन रेगुलर इंटरवल पे चलेगा, और रिवीजन जब भी करना होगा, थ्योरी के नोट्स बार बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन सॉल्व करो। आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको थ्योरी याद आएगी, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। सिंपल सी बात है यार, कंसेप्ट क्लियर होंगे, लॉन्ग रिटेंशन बढ़ेगा, लंबे समय तक आपको वो चीज याद रहेगी। इसीलिए रेगुलर इंटरवल पे प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। एक कंटेंट को बहुत लंबे समय तक छोड़कर मत रखिएगा, क्योंकि ज्यादा गैप एक्चुअली रिश्तों को कमजोर कर देता है। और यही तो एकमात्र वो चीज है जिससे हमें प्रेम करना है, क्योंकि इसके सहारे हमारा भविष्य संवरने वाला है। समझिए मेरे शब्दों को और मेरे भाव को, जरूरी है आप लोगों के लिए। पांचवी चीज जो मुझे लगता है आप लोगों के लिए जरूरी है, वो है कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन से बचना। मैंने अक्सर देखा है जब बच्चे प्रिपरेशन करते हैं तो यार प्राकृतिक ऐसा सिद्धांत है, पता नहीं है सबके साथ है, जब आप बहुत फोकस के साथ कोई चीज की तैयारी करते हो ना, सपोज आप एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हो, डीएमआरसी की कर रहे हो, बिहार एलआरसी की कर रहे हो, पटना के किसी एग्जाम की कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उस टाइम आप देखोगे जितना कंसंट्रेशन आप लगाने की कोशिश करते हो ना भाई, ये प्राकृतिक सिद्धांत है कि बाहर से उतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन आपको मिलता है, किसी भी रूप में मिल सकता है। सामने से सुंदर कन्या भी आ सकती है, दोस्तों का कॉल भी आ सकता है, और यूट्यूब पे किसी सामने वाले की वीडियो बड़ी शैतानी तरीके से आपके पास आ सकती है। घर से ज्यादा काम आने लग जाता है, दोस्तों के अलग ही दोस्ती के लेवल निभाने लग जाते हैं, न जाने क्यों अलग अलग तरीके से डिस्ट्रैक्शन आती है, जिसके कारण हमारा टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है, पढ़ाई में फोकस नहीं बन पाता, जो पढ़ा होता है वो भी आप लोग भूल जाते हैं, कोई फायदा नहीं होता उसका, भूल जाओ। इसीलिए कोशिश करिएगा साफ दिल से, सच्चाई से, ईमानदारी के साथ अपने मन को काबू करके अपने दिमाग को एक चित्त पर लगा के तैयारी करिए, डिस्ट्रैक्शन से बचिए, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन और कुछ नहीं करता, पहले समय बर्बाद करता है फिर जिंदगी बर्बाद करता है, और कुछ नहीं है। अपने मन को थोड़ा सा काबू करना पड़ेगा, क्योंकि मन जितना दोगला होता है ना, उतना दोगला तो दुनिया में कोई भी नहीं होता। इसीलिए डिस्ट्रैक्शन से बचिएगा, क्योंकि मैंने देखा है अक्सर डिस्ट्रैक्शन में आकर पढ़ते लिखते बच्चे भी अपने आप को बर्बाद करके बैठ गए हैं। तो थोड़ा सा मेरी बात को समझने की कोशिश करेगा, स्टूडेंट लाइफ के अंदर एक की फैक्टर है जिससे आप लोगों को बचना है। उसके बाद एक आता है टाइम मैनेजमेंट। देखो यार, मैं टाइम मैनेजमेंट पे ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, मैं इतना जानता हूं कि आप लोग सारे पढ़े लिखे हैं, बच्चे तो है नहीं, आप लोगों को उंगली पकड़कर चलाने की जरूरत नहीं है, समझदार आप सारे हैं, किस टाइम पे क्या काम करना चाहिए ये सबको ज्ञान है। मेजर बात आती है अपने आप पे काबू रखना, बस वो सबको अंदर से आता है, बताने से कुछ नहीं होता। मैंने टाइम मैनेजमेंट को कभी किसी से नहीं सीखा, अपने काम स्वयं करने जाने हैं, अपना काम स्वयं करना भी चाहिए और आपको करना भी पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो ऑब्वियसली जिस मंजिल तक आप जा रहे हो उस तक जाना नहीं पाएंगे, उस तक पहुंच नहीं पाओगे ना। अब सुनो मेरी बात को, आप वॉशरूम में गए भाई, अब ज्यादा तेज की लगी हुई है तो ये थोड़ी है कि तुम यार बीच में उठ के आ जाओगे, पॉसिबल ही नहीं है।
भाई ज्यादा टाइम के लिए वहां बैठना पड़ेगा ना, आप तुमने टाइम मैनेज अपने आप कर लिया ना। तो ऐसे ही टाइम मैनेजमेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग सबका अपने आप हो जाता है। समझदार आप सारे हैं, तो किसी के बताने से कुछ नहीं होता। इसलिए मैं टाइम मैनेजमेंट पे कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। सब होशियार हो, सब पढ़े लिखे हो, सब समझदार हो, खुद से कर सकते हो, खुद करिए, करना पड़ेगा, करने की जरूरत है। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब मेरी बात आती है यहां से, एक अच्छा जो पॉइंट मुझे लगता है वो होता है आप लोगों का कंपैरिजन। कई बच्चे तो क्या होता है यार, बड़े कूल माइंडेड होते हैं, पढ़ने में अच्छे होते हैं, होशियार भी होते हैं, लेकिन ना जाने क्यों ईर्ष्या भाव के कारण खत्म हो जाते हैं। ईर्ष्या भाव कैसे पैदा होता है? जब आप अपने आप को कंपेयर करते हैं दूसरे के साथ। अरे नहीं, ऐसा मत करो। जो क्वालिटी तुम्हारे अंदर है ना, हो सकता है दूसरे के अंदर नहीं है। जिस सब्जेक्ट में तुम स्ट्रांग हो सकता है दूसरा ना हो। अरे दूसरा बच्चा एनवायरमेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तुम सॉइल मैकेनिक्स में कर रहे हो, तुम एनवायरमेंट में नहीं कर पा रहे। लेकिन तुम देखोगे कि तुम उसकी एनवायरमेंट की परफॉर्मेंस से अपने आप को कंपेयर करते हो, निराश होकर बैठ जाते हो। और जब तुम निराश होते हो तो तुम्हारी सॉइल के अंदर भी परफॉर्मेंस डाउन होती चली जाती है। इसीलिए नहीं, सबका अपना टैलेंट है भाई, किसी से किसी को कंपेयर मत करो। अपने आप को सिर्फ अपनी इंप्रूवमेंट की तरफ ध्यान दो, अपने आप की परफॉर्मेंस से कंपेयर कियो कि उसको डेवलप करना है, उसको इंप्रूव करना है। इसलिए डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीबॉडी, बिकॉज कंपेयर करने में आप अपनी क्वालिटीज को खो देते हो और दूसरे के जैसे बन नहीं पाते। ये परम सत्य की बात है। तो कंपैरिजन तो बिल्कुल बेकार चीज है, कभी करना ही नहीं चाहिए। आपको अगर करते हो तो आप कहीं ना कहीं निराशा को हाथ लगा सकते हो और आपका जीवन बदल सकता है। जो आप चाहते हो वो आपको नहीं मिलेगा, इसलिए प्लीज ये सब मत करिएगा। एक लास्ट फैक्टर बहुत बेकार का है, लेकिन बताना चाहूंगा कि यार एक ना, कई बार क्या होता है कि बच्चे प्री 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 की तैयारी करता रहता है और वो सोचता है कि मेंस की तैयारी बाद में कर लूंगा। जब मैं एसएससी जेई की बात करता हूं ना, तो मेंस के बाद ही सिलेक्शन होता है। इसीलिए कोशिश करिएगा कि कभी भी प्री की अलग से तैयारी और मेंस की अलग से तैयारी का ध्यान में मत रखिएगा। हाँ, प्री सेलेक्ट होने के बाद मेंस की तैयारी के लिए टाइम मिलता है, एंड वी शुड हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट आल्सो इन द वेल डिफाइंड एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर। बट ऐसा नहीं है कि प्री के टाइम पे सिर्फ ऑब्जेक्टिव की तरफ ध्यान दो और मेंस के टाइम पे मेंस की तैयारी हो ना पाए। इसीलिए फोकस ऑन बोथ द पार्ट। जब आप थ्योरी पढ़ते हैं तो आप कंप्लीट पढ़ते हैं, आप ऐसा नहीं करते कि सिर्फ आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करे जा रहे हैं, सब्जेक्टिव की तरफ आपका ध्यान गया ही नहीं। ऐसा इम्पॉसिबल है। नोट्स आप बना रहे हैं, नोट्स बनाने का मतलब क्या होता है? आप सारा वेल डिफाइंड पैटर्न में लिखते जा रहे हैं कि उसमें क्या होता है। वो नोट्स को अगर मैं आंसर के रूप में क्वेश्चन का आंसर लिखता हूं, वो मेंस का आंसर बन जाता है। तो इसीलिए ये दिमाग से पहले से निकाल कर चलना कि यार मेंस की तैयारी बाद में करेंगे, प्री की तैयारी पहले करेंगे, ऐसा नहीं होता। एसएससी जेई की जब बात करता हूं तो एक्चुअली दोनों एग्जाम की तैयारी साथ में लेकर चलनी पड़ती है। इसलिए फोकस ऑन द मेंस पार्ट आल्सो फ्रॉम द इनिशियल फेज ऑफ योर प्रिपरेशन। नाउ कई बार क्या होता है, जहां पे हमारा सेंटर पड़ता है ना यार, इतना जल्दी जल्दी में हम लोग सेंटर पे पहुंचते हैं, इतना घबरा जाते हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज हो जाता है। फिर एग्जाम में जाने के बाद 15-20 मिनट तो हमारी सांसें फूलती है, उसके बाद रिलैक्स होते हैं तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, तो टाइम काफी निकल जाता है। इसीलिए जहां भी आपका सेंटर पड़ता है, कृपया करके उस सेंटर की इंफॉर्मेशन पहले से गेन करके रखना, कोई कॉन्टेक्ट निकाल के रखना, सारा टूर सारा ट्रेवल सब पता करके रखना। टाइम से आधा घंटा 1 घंटा पहले जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है उससे पहले पहुंच जाना, क्योंकि पहुंच जाने के बाद आसपास के सेंटर का माहौल आप लोगों को फेमिलियर बनाता है। हाँ, इसका बहुत फर्क पड़ता है। एकदम नई जगह पर जाना, अचानक से मन दिमाग नहीं चल पाता। तो आधा 1 घंटा पहले मेरे ख्याल में पहुंच जाना चाहिए, ताकि आप एनवायरमेंट से कंफर्टेबल हो जाएं, आप भीड़ को भी सामना कर पाए, आप एक्चुअल में उस माहौल के प्रति कंफर्टेबल हो सके, ताकि आपकी परफॉर्मेंस में किसी भी तरह की कमी ना आए। तो ये छोटा सा पॉइंट है, बेकार का पॉइंट है, लेकिन मैंने बताया क्योंकि इस पॉइंट के कारण मैंने देखा है कि कुछ बच्चों में कमी आई है। भीड़ को देख के घबरा गए, सेंटर पे जल्दी जल्दी पहुंचे हैं, कंफर्टेबल नहीं हो पाए। ये सब चीजें आपके साथ नहीं होनी चाहिए, इसीलिए कृपया करके इस पे भी थोड़ा सा फोकस करना। तो मैंने इस वीडियो के अंदर जो मुझे लगता था कि आप लोगों का एसएससी जेई का रिजल्ट किस तरह से इंप्रूव हो सकता है, कुछ कॉमन फैक्टर्स, उनको जिक्र किया है। और इसी तरह की वीडियो मैं आप लोगों के लिए चैनल पे लाता रहता हूं, तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर इट टू द मैक्सिमम स्टूडेंट्स एज वेल। ये भी कर देना अगर अच्छी लगे तो। जय हिंद। क्या आप एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं? तो श्रेष्ठ क्लासेस लाया है आपकी सफलता के लिए स्पेशल कोर्स विद लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट सेशन,
class notes, and many more, only on Shresht Classes app. So why are you waiting? Download Shresht Classes app now.